जिसमें हमारा मेन टॉपिक है अब रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर जो फ़र्क है वो क्या है कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ नॉट एन आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। और रिडॉक्स टाइट्रेशन ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हम जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं ये भी एक कंपोजिट इलेक्ट्रोड है। जिस तरीके से हमारा पीएच इलेक्ट्रोड एक कंपोजिट इलेक्ट्रोड है, उसके अंदर 2 रेफरेंस इलेक्ट्रोड मौजूद होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ओआरपी इलेक्ट्रोड कहलाता है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। ठीक है, सो ये ओआरपी इलेक्ट्रोड या ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड हमारे पास है। इसमें प्लैटिनियम वायर इलेक्ट्रोड है, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड जिसको हम नॉर्मली कह रहे थे, प्लैटिनियम वायर इलेक्ट्रोड है। और इस प्लैटिनियम वायर को अगर हम किसी अपने आयनिक सॉल्यूशन के अंदर, किसी रिडॉक्स एक्टिव सॉल्यूशन के अंदर इमर्ज कर दें तो क्या होगा, इस प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड करता है हमारे रिडॉक्स कपल के ऊपर। ठीक है, ये वही इलेक्ट्रोड है जिसके जो रिडॉक्स कपल के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, दैट इज के इसकी नेक्स्ट इक्वेशन हम इलेक्ट्रोड की जब हमने इलेक्ट्रोड को डिस्कस किया था, डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड को हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे हम इसकी नेक्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर चुके हैं। तो प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड, लेट सपोज अगर हम आयरन 2 और आयरन 3 के सॉल्यूशन में इमर्ज करेंगे तो आयरन 2 और आयरन 3 का जो रेशो है विद रिस्पेक्ट टू द नर्स इक्वेशन, उस पर ये डिपेंड करेगा। इसी के साथ ही कंपोजिट इलेक्ट्रोड क्यों है, यहाँ पे प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड एज अ एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एक्ट कर रहा होता है। इसी के अंदर इनर सॉल्यूशन के अंदर या इनर स्फीयर के अंदर जिस तरीके से पीएच इलेक्ट्रोड के अंदर इनर एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मौजूद होता है, क्योंकि हम सेल पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, इंडिविजुअल किसी एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। तो वही लिमिटेशंस यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी ओआरपी इलेक्ट्रोड का जो प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनियम वायर है, और साथ में हमारे पास क्या है, इसी ग्लास ट्यूब के अंदर हमारे पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मौजूद है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड सिल्वर सिल्वर क्लोराइड भी हो सकता है, सैचुरेटेड कैलोमल भी हो सकता है। ठीक है, तो सिल्वर वायर होगा, सिल्वर वायर सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होगा, सिल्वर क्लोराइड उसके ऊपर कोटेड होगा, और उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, KCl का सॉल्यूशन मौजूद होगा सैचुरेटेड स्टेट के अंदर। ठीक है, ये प्लैटिनियम वायर है, ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे बाहर निकली हुई। ठीक है, और ये प्लास्टिक ट्यूब है जिसके अंदर ये प्लैटिनियम वायर पैक्ड है। ये प्लैटिनियम वायर एज अ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, और ये सिल्वर वायर एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है। और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, जिस मीटर के साथ ये अटैच होता है ओआरपी इलेक्ट्रोड। ठीक है, जस्ट लाइक पीएच इलेक्ट्रोड, यहाँ पर भी एक सॉल्ट ब्रिज मौजूद होता है जो कि हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड को इन कांटेक्ट रखता है हमारे टेस्ट सॉल्यूशन के साथ। तो यही ओआरपी इलेक्ट्रोड तो सिंगल इलेक्ट्रोड नहीं है, बल्कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड शामिल हैं। इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी है और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड भी। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कौन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, या हम उसको रिडॉक्स इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, जिसमें क्या है, प्लैटिनियम वायर इनर्ट इलेक्ट्रोड, हम इनर्ट मेटल इस्तेमाल करते हैं जो कि डिपेंड कर रही होती है पोटेंशियल के ऊपर, बेसिकली रेशियो ऑफ द रिडॉक्स कपल के ऊपर, रिड्यूस अवर ऑक्सीडाइज के रेशियो के ऊपर। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ सॉल्ट ब्रिज मौजूद है, एनालाइट सॉल्यूशन मौजूद है, और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हमारे पास मौजूद है, और इसके रिस्पेक्ट से हम पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या है, रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर हमारे पास जिस तरीके से पीएच टाइट्रेशन में, पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज थी कि हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल बेस हो या एसिड हो, वीक बेस हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, या वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब अगर हम एक कंसिडरेशन करें, एक सिंपल बेसिक रिडॉक्स टाइट्रेशन को हम कंसीडर कर लेते हैं, जिसके अंदर हम आयरन की एनालिसिस कर रहे हैं, आयरन 2 की डिटर्मिनेशन करनी है हमें। टाइट्रेशन बेसिकली एनालाइट की डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है। सो आयरन 2 की रिडॉक्स टाइट्रेशन करवा रहे हैं सीरियम 4 से। ठीक है, तो सीरियम 4 हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड है, यूनिट के अंदर मौजूद है। स्टैंडर्ड मीन्स की हमें कंसंट्रेशन नोन हो सकती है। आयरन 2 हमने सोल्यूशन में ले लिया, ये हमारा एनालाइट है, और ये एनालाइट हमारे पास एक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो हमारे पास मौजूद है आयरन 2 के साथ, वो 1 मोलर का परक्लोरिक एसिड है।
साथ में अगर वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड को कंपोजिट फॉर्म में दिखाया था, जिस तरीके से हमारे पास नॉर्मल लैब में अवेलेबल होता है। अगर हम उसको सेपरेट आउट करके देखना चाहें तो सेपरेट आउट करके भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्लैटिनम वाला इलेक्ट्रोड है, दैट इज के इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। और सेकेंड हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जो कि कैलोमल इलेक्ट्रोड हो सकता है, या फिर हमारे पास सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड मौजूद है। रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए जिन दो स्पीशीज का हम रिएक्शन करवा रहे हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल हमें नोन होने चाहिए। सो अगर टाइट्रेशन के लिए हम कंसीडर करें कि हम आयरन 2 को स्टैंडर्ड सीरियम के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं और इनके दरमियान में रिएक्शन बेसिकली क्या हो रहा है, इनके दरमियान में आयरन 2 जो है वो सीरियम 4 के साथ रिएक्ट करने के बाद कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, आयरन 3 में और सीरियम 3 में। ऐसा क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू द रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम आयरन 2 को देखें तो आयरन 2 का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, दैट इज आयरन 3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन 2 में कन्वर्ट होता है। ये क्या है, हमारे पास इंडिकेटर हाफ रिएक्शन है जिसके अंदर जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 0.767। ये बेसिकली फॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल है अंडर द प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द 1 मोलर परक्लोरिक एसिड। सेकेंड हमारे पास जो हाफ इंडिकेटर हाफ रिएक्शन है जिसके अंदर सीरियम 4 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सीरियम 3 में कन्वर्ट हो रहा है एंड दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज 1.70। इन दोनों में अगर हम टाइट्रेशन करवाएं तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हायर होगा, उसकी हमारे पास रिडक्शन होती है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है या नेगेटिव है उसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। इन दोनों में हमें पहले आइडेंटिफाई कर लें हम रिड्यूस फॉर्म कौन सी है, ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सी है। तो ये हमारे पास रिड्यूस फॉर्म है। ठीक है, ये रिड्यूस फॉर्म ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पर सीरियम 4 हमने लिया है, सीरियम 4 क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन की ही टर्मिनोलॉजी में लिखा जाता है। ये हमारे पास जितनी भी केमिकल इक्वेशंस होंगी या हाफ रिएक्शन होंगे हमारे पास इस रिडक्शन की फॉर्म में गिवन होंगे, लेकिन इनमें से एक ऑक्सीडाइज फॉर्म दूसरी रिड्यूस फॉर्म के साथ रिएक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसकी रिड्यूस फॉर्म के साथ रिएक्ट करके क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन के सीरियम 4 आयरन 2 के साथ रिएक्ट करके सीरियम 3 और आयरन 3 में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए ये बेसिक हमारे पास रिएक्शन है, क्यों हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से। और हमारे पास अब यहाँ पे हम टाइट्रेशन की बेसिकली क्योंकि बात कर रहे हैं तो टाइट्रेशन के लिए हमारे पास आयरन 2 का सोल्यूशन मौजूद है। आयरन 2 की कंसेंट्रेशन हमें मालूम करनी है। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारे पास स्टार्टिंग में तो आयरन 2 मौजूद है। अब हमने क्या किया, लेट सपोज हमने 1 ml सीरियम 4 इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में सेपरेटली नहीं करवा रही, मैं साथ में इसके कंसीडर कर लेते हैं। लेट सपोज के वी आर हैविंग आयरन 2 अगर हमने टाइटन लिया है और टाइट्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो टाइट्रेशन में वॉल्यूम हमें दोनों के नोन होने चाहिए। आयरन 2 का इनिशियल वॉल्यूम कितना था, कितना सैंपल हमने लिया है, और हमारे पास सीरियम 4 को न्यूट्रलाइज कर आयरन 2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना वॉल्यूम सीरियम 4 का रिक्वायर्ड है। सीरियम 4 की कंसंट्रेशन भी हमें नोन होनी चाहिए अगर हम क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल के साथ ही हम न्यूमेरिकली भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आयरन 2 हमारे पास जो है इट हैज द वॉल्यूम 20 ml। ठीक है, हमने आयरन 2 का सोल्यूशन लिया 20.0 ml और 20.0 ml सोल्यूशन हमने लेकर सीरियम 4 को उसमें ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अब सीरियम 4 में अगर सीरियम 4 की हम कंसंट्रेशन नोट कर लें या बता दें कि सीरियम 4 कितने मोलर का है। लेट सपोज 0.01 मोलर का हमारे पास सीरियम 4 है। ठीक है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सीरियम 4 और हम क्या कर रहे हैं, हम 1 ml सीरियम 4 इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। सो 1 ml में सीरियम 4 के मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे वो हम निकाल सकते हैं मिलीमोल मेथड से, जिस तरीके से प्रीवियसली हमने निकाला है एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर। तो 0.01 को वी कैन मल्टीप्लाई 0.01 बाय 1। सो टोटल मिलीमोल्स हमने इसके ऐड किए 0.01।
अगर आयरन 2 की भी अगर हम एक कंसंट्रेशन सपोज करें कि लेट्स सपोज हमारे पास आयरन 2 की कंसंट्रेशन भी 0.01 है, तो ऐसी सूरत में स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे अगर हम आयरन 2 ले रहे हैं तो टोटल मिली मोल्स आयरन 2 के हमारे पास कितने होंगे? हम 0.01 मोलर को 20 ml से मल्टीप्लाई करेंगे और आयरन 2 के हमारे पास क्या आ जाएंगे? मिली मोल्स। दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 0.2 मिली मोल। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल में हमारे पास आयरन 2 कितना है? 0.2 मिली मोल। और हमने 1 ml जब सीरियम 4 का हमने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया तो 1 ml के अंदर हमने कितने मिलीमोल्स ट्रांसफर किए हैं? 0.01 मिलीमोल। जब 0.01 मिलीमोल सीरियम 4 हमने ऐड किया, उस 0.01 मिलीमोल ने 0.01 मिलीमोल आयरन 2 के साथ रिएक्ट करना है और क्या करना है? 0.01 सीरियम 3 में कन्वर्ट हो जाना है। जब आयरन 2 सीरियम 4 के साथ रिएक्ट करेगा, वो भी क्या होगा? आयरन 3 में जनरेट होगा। कितना आयरन 3? क्योंकि इन दोनों के दरमियान में रेशियो सेम है। 1 मोल सीरियम 4 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ आयरन 2, सो आयरन 3 भी हमारे पास कितना जनरेट होगा? 0.01। सीरियम 4 क्योंकि सीरियम 3 में कन्वर्ट हो चुका, तो ये हमारे पास जब हम 1 ml ऐड करेंगे, हम उसको शेक करेंगे सोल्यूशन को या स्टार करेंगे, और स्टारिंग के बाद क्या होगा? हमारे सोल्यूशन में से सीरियम 4 कंज्यूम हो चुका होगा और सीरियम 3 जनरेट होगा। आयरन 2 में क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी। 0.2 मिलीमोल अगर हमने इनिशियली लिए थे, तो 0.2 मिलीमोल में से क्या हुआ? हमारे पास 0.01 मिलीमोल आयरन 3 में कन्वर्ट हो गया। तो एक्चुअल में अब हमारे पास क्या हो गया? 0.19 मिलीमोल्स आयरन 2 के बच गए। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड के लिए जरूरी है एक ही मेटल आयन है या कोई केमिकल है, उसकी रिड्यूस फॉर्म और ऑक्सीडाइज फॉर्म दोनों अवेलेबल हो, तो हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो उन दोनों की कंसंट्रेशन या उन दोनों के रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सी दो केमिकल स्पीशीज हैं जिसकी रिड्यूस फॉर्म भी है, ऑक्सीडाइज फॉर्म भी है? तो यहाँ पर सीरियम 4 हमारे पास क्या हो चुका है? सीरियम 4 कंज्यूम हो चुका है, सीरियम 3 मौजूद है। आयरन 2 भी है, आयरन 3 भी है, आयरन की रिड्यूस फॉर्म भी है, आयरन की ऑक्सीडाइज फॉर्म भी है। ऑक्सीडाइज फॉर्म के मिलीमोल कितने? 0.01। रिड्यूस फॉर्म के मिलीमोल कितने हैं? 0.19, 0.2 में से माइनस हुए। तो ऐसी कंडीशन में इस वक्त हमारे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा होगा हमारे किस रिडॉक्स कपल के ऊपर? वो हमारे आयरन 2 के रिडक्शन पोटेंशियल पे या आयरन 2 के रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो ऐसी टाइट्रेशन के अंदर हमारे पास अगर हम बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करें, ठीक है, 20 अगर सेम कंसंट्रेशन है, मोल रेशियो 1 है, सो 20 ml अगर हमने आयरन 2 लिया है तो 20 ml के ऊपर ही इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। तो 19 ml तक अगर हम ऐड करेंगे अपना सीरियम 4, 19 ml तक सेम कंडीशन होगी जिसमें आयरन 2 और आयरन 3 हमारे पास रिमेनिंग रहेगा, सीरियम 4 मौजूद नहीं होगा और सीरियम 3 होगा। तो वहां पर हम दैट विल बी कॉल्ड द बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। जब सारा का सारा आयरन 2 कंज्यूम नहीं होता या हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाती हमारे रिएक्शन की, तब तक हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो डिपेंड कर रहा होगा आयरन 2 और आयरन 3 के रेशियो के ऊपर। कौन सा? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें, नर्स इक्वेशन हमारे पास क्या आती है? नर्स इक्वेशन इज बेसिकली E नॉट माइनस 0.05916। ठीक है, ये E नॉट है किसका? आयरन 2 का। आयरन 2 अपॉन लॉग ऑफ आयरन 2 अपॉन आयरन 3, ये हमारा क्या है? ये हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। माइनस 0.241 क्योंकि हमारा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है यहाँ पे कैलोमल इलेक्ट्रोड है,